नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में हम आपके थ्रिल और आपके दर्द की बात करेंगे। डेटा, डेडलाइन, डिलीवरी के बीच में जब आप सुबह दिल्ली एनसीआर में क्या है कि अलार्म नहीं बजता, जाम लगता है और उस जाम के बीच जब आपको अपना डेटा, डिलीवरी, डेडलाइन को पूरा करना है और पूरे दिल्ली एनसीआर में आप NH8 से बात करके NH24 तक आ जाएं, आप गौर सिटी आ जाएं, आप धौला कुआं की बात कर लें, आप सरदार पटेल कालिंदी कुंज से लेकर लक्ष्मी नगर, गौर सिटी, गाजियाबाद, आप किसी का भी नाम लें, सिर्फ सड़कों पर जाम रेंगता रहता है। और आप वो लोग हैं जो टैक्स का पैसा देते हैं, सड़कों पर रोजाना 4 घंटे बिताते हैं, लेकिन जाम आज से कल में बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। ऐसे में इसका क्या समाधान है, कौन जिम्मेदार है, और अगर जिम्मेदारी तय भी हो जाए तो क्या कोई वास्तव में इसकी जिम्मेदारी लेना भी चाहता है? और अब जो लोग देश के दूसरे कोने से सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, अपने करियर के लिए दिल्ली आते थे, क्या वो लोग अब वापस से लौटना चाह रहे हैं? ये तमाम बातों के लिए हमारे पास आज हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, हमारे पास ट्रैफिक कमिश्नर भी हैं, हमारे साथ JNU के एक्सपर्ट भी हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके दिल को छूता है और इससे हम सब की जो मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी हैं उन सब पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स आज जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्वागत करती हूँ मैं आज वेद भूषण जी हैं, फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपसे बहुत कुछ समझना चाहेंगे। मेरे साथ डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता हैं, कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि इन तमाम समस्याओं से लोगों के जीवन में शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं क्या हैं। साथ में मेरे साथ डॉक्टर रुपेंद्र सिंह प्रोफेसर JNU हैं, उनसे कई डेटा के बारे में समझेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सर, सबसे पहले आपसे, सर आज मैं बतौर एंकर इस शो में नहीं बैठी हूँ, मैं गुड़गांव NCR सेक्टर 48 में रहती हूँ और सोना रोड जैसे कहते हैं, और मैं रोज़ ऑफिस आती हूँ सेक्टर 62। मेरे जीवन के 4.5 घंटे इस ट्रैफिक में बीतते हैं, जो कि पहले 2.5 घंटे, फिर धीरे धीरे आज मैं 4.5 घंटे पे आ गई हूँ, जो कि आम है। चाहे मैं सुबह 9 बजे निकलूँ, 11 बजे निकलूँ, दोपहर 1:30 बजे निकलूँ, तो मैं ट्रैफिक पीड़िता की वजह से के लिहाज से आज इस कुर्सी पर बैठकर अपना दर्द और आप लोगों का दर्द साझा करते हुए ये समझना चाहती हूँ कि सर, तरक्की हम करते रहेंगे, लेकिन टाइम इज़ मनी सर, इसको कोई कैसे समझेगा? देखिए आदिति, दिल्ली शहर के अंदर जी 3 जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उनसे लगभग 20 से 30 लाख व्हीकल्स अवेलेबल हैं इस टाइम दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। पूरे तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की गाड़ी को जो कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा हैं। और उससे ज़्यादा बदहाली ये है कि गुड़गांव, नोएडा, मेरठ, सोनीपत, हरियाणा से 20-30 लाख व्हीकल और एक्स्ट्रा डेली दिल्ली के अंदर आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो समस्याएं बहुत है, निदान है, पर चाहता कोई नहीं है, परेशान सब हैं। कोई भी इस बारे में बहुत सीरियस नहीं है। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में तमाम प्रोविज़न किए, हार्श प्रोविज़न किए, सख्त पेनल्टी, सख्त जुर्माने के प्रोविजंस लगाए। भारतीय न्याय संहिता 2024 के अंदर लागू हुई थी, उसमें भी बहुत बड़े फेर बदलाव किए, परंतु स्थिति जस की तस है। ये डिपेंड करता है हमारे मेंटलिटी के ऊपर, हमारी मानसिकता के ऊपर कि हमारे यहाँ जनता का क्या व्यवहार है। इसके लिए ना तो सरकार जिम्मेदार है, ना पुलिस जिम्मेदार है। जिम्मेदार मैं, आदिति और जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आप स्कूटर ले जाओ, वो चाहे माइनर हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, कार दे दी जाती है। दिल्ली में अभी आपने देखा, पूना में आपने देखा, तमाम हिंदुस्तान में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जाम तो लगना ही है, और एक ही सड़क पर हैवी व्हीकल भी चल रहा है, उसी पर मीडियम व्हीकल भी चल रहा है, उसी पर स्लो मूविंग व्हीकल भी चल रहा है, उसी पर पैदल भी चल रहा है, उस पर रॉन्ग साइड भी ड्राइविंग हो रही है, उस पर लोग शराब पी के भी गाड़ी चला रहे हैं। तो समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम और आप यदि 1 घंटे के अंदर इन समस्याओं पर डिस्कस करना चाहें तो ये समय बहुत कम पड़ जाएगा। साहब, मैं माफ़ी के साथ पर एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। सरकार हो, कोई जिम्मेदार अथॉरिटी का व्यक्ति हो, मैं फिर कहूँगी, मैं माफ़ी के साथ, पर मैं आई डिसएग्री विथ व्हाट यू से। मैं क्योंकि कह रही हूँ कि मैं ट्रैफिक पीड़िता के साथ हूँ,
के लिहाज से आज बैठी हूँ। सर पता नहीं क्यों जब आपने कहा ना कि मैं जिम्मेदार, आप जिम्मेदार, यहाँ के लोग जिम्मेदार, सड़क पे चलने वाले जिम्मेदार, ये वैसा ही सुनाई दिया मुझे जैसे अगर एक उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है पर अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए तो कहा जाए कि वो घर से निकली ही क्यों, ये कहा जाए कि अरे उसको निकलना ही नहीं चाहिए था 8 बजे बाद। सर हम नौकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, जिम्मेदारी भी हमारी, टैक्स का पैसा भी हम देंगे सारी, और ट्रैफिक को सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारी। जब एक बारिश हो जाती है, आपने गुड़गांव, मेरे को आज भी 1 सितंबर की रात याद है क्योंकि मैं सड़क पे थी उस दिन भी जिम्मेदारी मेरी थी कि बारिश क्यों हुई, और 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा तो ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है कि आपने बारिश का जिक्र किया, उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, तमाम की जिम्मेदारी। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा तमाम सिस्टम मेरी बात नहीं, मैं हम सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। अब आप देखिए गुड़गांव के अंदर शहर तो आपने बसा दिया, प्लानिंग उसकी है नहीं, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम सब है, सरकार हमारी जिम्मेदार है, जिसको हम चुनते हैं, वोट देते हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं। मैं जिस NH8 पे जाम लगता है सर, उसके 500 मीटर आगे फ्लैट्स हैं, सबने सुना होगा सर, 200 करोड़ का फ्लैट है सर, और 8 किलोमीटर का जाम देखता है वो। किस बात का 200 करोड़? जिस जगह हम रहते हैं वहां एक फ्लैट 4 करोड़ का है सर, लंबी लंबी इमारतें हैं सर, और ट्रैफिक जैम। अगर अर्बन प्लानिंग नहीं किए सर, मैं हरियाणा की सरकार से सवाल करती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। हरियाणा की सरकार का 65% जो पैसा आता है वो गुड़गांव से आता है सर, और गुड़गांव में 4 साल से मैं एक रात सड़क पे इसलिए गुजारती हूँ कार में बैठे बैठे क्योंकि उन्होंने वो गड्ढे, जब नाली जाम हो जाती है, बारिश आती है तो कोई प्लानिंग नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम हो सर। 4 साल हो गए सर, और 11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है सर। बात यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सिस्टम की है, पॉलिसी की है, प्लानिंग की है। देखिए गुड़गांव शहर जब डेवलप हुआ तो उस शहर को डेवलप करने के लिए अर्बन प्लानर ने, हमारे पास सारी टेक्निक्स हैं हमारे देश में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया। और जब जो आपने 1 सितंबर का जिक्र किया उसके बाद सभी अर्बन प्लानिंग में उसको मैंडेटरी किया गया। उसमें है क्या कि जो पानी वहाँ जो वाटर लॉगिंग होती है, आप गुड़गांव का रोड देखिए, जो एक तलहटी जैसा एरिया है, बारिश होगी जहाँ पानी वाटर लॉगिंग होती है वहाँ आपका हमारा हाईवे निकला हुआ है। तो वो तो नेचुरल है कि जब अगर यही चीज़ प्लानिंग के साथ उस टाइम पे स्लोप देख के अगर वहाँ रोड डेवलप नहीं किया जाता, वहाँ रोड दूसरी साइड से निकाला जाता तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, जो कि नोएडा में नहीं आती है, कभी भी किसी और जगह नहीं आती है। तो स्टार्टिंग से प्लानिंग गड़बड़ हुई, जब प्लानिंग गड़बड़ हुई तो वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन हाई नहीं करना था। ये सारा प्लानिंग का मैटर है। प्लानर्स ने उसके बावजूद भी रोक नहीं लगाई, कंटिन्यू प्लानिंग के साथ वहाँ कंसंट्रेशन, फ्लैट्स और पॉपुलेशन हाई होती गई। और उस हाई होने का दूसरा रीज़न है कि हमारा जो दिल्ली शहर है, दिल्ली जो हमारी NCR है, उसमें हम लोगों ने जॉब से लेके हर चीज़ को कंसंट्रेट कर दिया। हमने इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे 200 किलोमीटर पे जयपुर शहर है, हमारे 220 किलोमीटर या 200 के आसपास आगरा शहर है, और भी शहर है, हमने उनको डेवलप ही नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ मेरठ चले जाइए, जाम में फंस जाएंगे, इस समय चले जाइए, हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR को डेवलप, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एयरपोर्ट बनाया वो भी 50 किलोमीटर पर बना दिया, तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हमारे पास और भी जगह हैं, हम उसको बेटर तरीके से, प्लानिंग के तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम केवल दिल्ली NCR के चारों तरफ मंडराते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा, ये जाम कभी खत्म नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी समस्या सरकार की पॉलिसी और प्लानर्स की है कि वो एक भूषण सर ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि 3 मेट्रो सिटीज की गाड़ियों को जोड़ लिया जाए तो उतनी से ज्यादा गाड़ियां, ऐसा कुछ नहीं। अब यानी कि सर आपका यही मानना है ना कि लगभग जो 3 से 4 करोड़ की यहाँ जो NCR की आबादी दिल्ली की है, जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा गाड़ियां हैं ना सर। अभी यदि इसी रफ्तार से गाड़ी बढ़ती है, लगभग 450 गाड़ी डेली रजिस्टर होती हैं दिल्ली में, इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आप गुड़गांव से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। शायद आपको हफ्ते 2 हफ्ते में बाद आना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा। अभी जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है तो अभी लोगों को जरूरत है, मेट्रोज हैं, दूसरे जो साधन हैं उनसे इस्तेमाल करें। आज AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भारत कर रहा है। AI इसका सोल्यूशन देगा। अभी 5% AI इस दुनिया के अंदर हमारे बीच में आया है, जिस दिन 100% आएगा इसका
सॉल्यूशन आएगा। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आप एआई के थ्रू तमाम ये स्टूडियो आपके आने की जरूरत नहीं, मार्केट जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ऑटोमेटिक कार आएंगे, ड्राइवरलेस कार की कल्पना की जा रही है, बल्कि चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर इस तरह की कार भी चल रही है। लाल बत्ती की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक जहां लाल बत्ती ट्रैफिक ज्यादा होगा अपने आप ट्रैफिक से निकाल सर ने जाएंगे, कहा समस्याओं का कि एक समय समाधान ऐसा आएगा होगा। जब ड्राइवरलेस गाड़ी आएंगी, जो कि आई भी हैं। अब आज जब NH24 पे रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी, लेकिन सडनली जैम हो गया सर। और जैम इसलिए हुआ क्योंकि एक टेम्पो ट्रैवलर की गाड़ी खराब हो गई और उसने टेढ़े लगा के वो चला गया, पेड़ लगाकर उस पे एक टहनी लगाकर। अब सर वो ड्राइवरलेस गाड़ी भी क्या ही कर लेगी सर, वो भी खड़ी रहेगी सर। मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एआई तब आएगा जब आएगा, तब देखा जाएगा उस चीज को। वो ऋषि सुनक साहब ने कहा एआई जो भी आएगा, दिल्ली में ट्रैफिक नहीं सुधर सकता है। तो इसमें जैसे उन्होंने बात की अभी कि डिसेंट्रलाइज करने का, जैसे हम दिल्ली एनसीआर को ही डेवलप कर रहे हैं, सब जो नौकरी के लिए इधर ही आ रहे हैं, इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उसी ढंग से हम हर एक स्टेट कैपिटल को अगर डेवलप किया जाए तो उससे भी एक निदान हो मेरा सकता है। आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये, क्योंकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ खो देती हूँ कई बार जब मैं देखती हूँ कि मैं एक ही जगह 45 मिनट खड़ी हुई हूँ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, इससे लंग्स पर, मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली देखिए, अब ट्रैफिक में जैसे खड़े हैं तो ट्रैफिक में खड़े होने की वजह से वो भी एक स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस पे आपको इंडायरेक्टली हाइपरटेंशन कॉज करता है। सर मुझे कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, मुझे करता है। करता होगा, तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा। और रेड लाइट पे हम लंबा टाइम तक खड़े होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर पॉल्यूशन से इतना होता है, उससे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, आपका डेली लाइफ पे इफेक्ट करता है, और आपको डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ को खराब करता पर है। इसका क्या सोल्यूशन है सर? अगर कोई, क्योंकि देखिए सरकार कुछ नहीं करेगी और कोई सिस्टम कुछ नहीं करेगा। हमने गडकरी साहब से सड़कों के बारे में पूछ लिया, हमने ये पूछ लिया कि ऐसा कोई माध्यम जो आप सीधे गुड़गांव पहुंचा दे, इंटरकनेक्ट। मतलब सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी सरकारें और नुमाइंदे ये कहते हैं कि आप 2 घंटे में उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इंटरनल दिल्ली में 2 घंटे में कहीं नहीं पहुंच सकते। नहीं, एग्जैक्टली जैसे हम कहीं से आते हैं तो जो पेरिफेरल पार्ट तक तो हम पहुंच जाते हैं, हाँ, लेकिन वहां बॉर्डर से घर बॉर्डर पहुंचने पहुंचा में- देंगे आप, इंटरनल नहीं पहुंचा इंटरनल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो काफी ट्रैफिक की वजह से रहता है ये सब प्रॉब्लम। पर सर इसमें हेल्थ के लिए आप क्या करें? क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक जिम्मेदार है, तो पब्लिक घर में चीनी में नींबू घोल के पी ले तो लंग्स खराब ना हो, नीम के पत्ते खा ले, क्या करे सर पब्लिक? सबसे पहले तो देखिए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अब ट्रैफिक की वजह से और मूविंग ट्रैफिक की वजह से ये एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होता है जी। तो उस चीज़ को भी, उसके ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। जो हमें एक्सीडेंट्स नहीं करें, जैसे रॉन्ग साइड्स में गाड़ी चलाते रहते हैं, उसके वजह से फिर फ्रैक्चर वगैरह लेकर के आता है, तो फिर कभी कभी इसमें इतना फेटल इंजरीज होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी होता है, इसमें से जान भी जा सकता है लोगों को, और बाद में जाकर भी बहुत सारी दिक्कतें आती है इससे। जी सर, जैसे अभी सर ने चाइना का जिक्र किया, मैंने देखा वहाँ तो सर पॉपुलेशन अपने से भी ज़्यादा है। वहाँ पर एक एआई के माध्यम से, वो चाइना तो क्या है कि हम 2025 में 25 में जी रहे हैं, वो लोग 2090 में पहुँच चुके हैं लगता है। उन्होंने कुछ एक, मैं नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ ऐसा हाईवे बीच का क्रिएट कर देते हैं जहाँ ट्रैफिक होता है, सड़क बड़ी कर देते हैं, कुछ बहुत सारा उनका सिस्टम है। लेकिन सर हम वहाँ तक तो खैर पता नहीं कब पहुँचेंगे, लेकिन एक बेसिक बात कि आदमी, अच्छा बात दिल्ली एनसीआर की नहीं है, बात बैंगलोर की भी है, इंदौर की भी है, जयपुर की भी है, हर जगह ये हालात हैं। सर कोई तो होगा, बजट जब कभी बजट आए तो ऐसा होगा कि इस बार बजट में कुछ नहीं दिया, केवल ट्रैफिक की समस्या से समाधान पाने के लिए पूरा बजट इस पर दे दिया। इस पर तो होता ही नहीं। ये कहा जाता है, कल मैंने बात की किसी से, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। पोल्यूशन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जब आपकी सरकार नहीं थी तो आप कहते थे अरे आम आदमी पार्टी पोल्यूशन नहीं खत्म कर रही। नाउ इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी सर। Traffic is a long-term policy, pollution is a long-term policy, fundamental right have become a long-term policy, sir. कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। एक्चुअल में आप एक्सपर्ट को अपने उसमें नहीं रखते हैं पॉलिसी मेकिंग में, आप एक्सपर्ट के अलावा सबको रखते हैं। अगर आप पॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपके पास कितने एक्सपर्ट हैं जो पॉल्यूशन पे आपको बता सकते हैं कि जो उस पर काम कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी में कितने एक्सपर्ट हैं? 0 होंगे आज की डेट में। आज की डेट में जो ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं, आपके पास जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जो उसको फेस करती है, आपके पास उनके कितने एक्सपर्ट हैं? नहीं होंगे। आपके पास जो जब रोड बनती है, इंजीनियर्स होते हैं, आपके पास उस रोड को कैसे बनाया जाए वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। होता कौन है? कोई 4 व्यक्ति बैठे, उन्होंने कहा यहाँ से रोड निकाल दो, वो कैसे निकलना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट की राय कभी ली ही नहीं जाती। इससे सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी कहा कि आप पीड़ित हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस तरह से, किस मेंटल लेवल कितना हाई है आपका
लास्ट वीक में जयपुर से वापस आया, जयपुर से वापस आके आपका जो आपने जो पॉइंट बताया वहाँ मुझे 2 घंटे लगे, 2 से ढाई आपको घंटे। राजीव चौक पे और लगा वहाँ होगा, से NH मुझे चढ़ने पे लगा और होगा। वहाँ से मुझे मात्र 12 किलोमीटर आने में मुझे 3 घंटा लगा। उस 12 किलोमीटर तो मैं उस दिन इतना एग्जॉस्ट था और सोचता था कि जो व्यक्ति यहाँ से राजीव चौक या कहीं भी जाता है वर्क करने, वो कितना हाई मेंटल लेवल, कितना पेशेंस वाला होगा जो डेली अप डाउन करता है। तो जो ये प्लानिंग है, ये सबसे बड़ी चीज़ सब समस्या यही है कि हमारे पास हम एक्सपर्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, और हमें दिल्ली एनसीआर में ही सबको दिल्ली एनसीआर में चाहिए, क्योंकि सरकार को आसान है हर चीज़ डेवलप करना। कोई भी स्टेट अपनी कैपिटल को उतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रही है, सब क्यों दिल्ली की तरफ जाते हैं। हमारे आसपास आप यूपी को देखिए, राजस्थान को देखिए, आपके पास पंजाब हैं, हरियाणा है। पंजाब हरियाणा ने अपने अपने कुछ शहर डेवलप किए हैं, पंचकुला हो गया, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं आए हैं। तो कुछ भी बात होती है, कुछ भी सेंटर बनेगा दिल्ली में बनेगा। अरे दिल्ली में क्यों बनेगा? दिल्ली से आप 300 किलोमीटर दूर बनाइए, फिर कहेंगे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अब तो इसीलिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। एक्सपर्ट बताएगा कि आप कहाँ बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या फर्स्ट नीड है। अगर आपने बना भी दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया, वो खंडर हो जाता है। एक मैं बहुत, क्योंकि हमारे साथ भूषण साहब हैं, उनसे समझते हैं सर, आपके एक्सपीरियंस को समझेंगे, लेकिन एक अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए मुझे आप बताइए सल्यूशन। सवाल खड़े करना, चिल्लाना, बताना, परेशान होना तो खैर सभी कर लेते हैं। मेरे को किसी ने एक चीज में मेरे को किसी ने ये कहा सर कि आपको अगर ट्रैफिक मिले कहीं पर और 2-4-5 मिनट से ज्यादा हो तो आप एक काम करो, 1092 नंबर है, 1095 ऐसा कोई नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल करो और आप बता दो आप कहाँ खड़े हो और आपकी यूँ समाधान होगा। तो सर मैंने एक दिन कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैडम ट्रैफिक है, जब चलेगा तब चलेगा, मैं आके क्या कर लूँगा। फिर भी हम वहाँ के ट्रैफिक उधर फ़ोन कर देते हैं, जल्दी आपको निकालने की कोशिश करेंगे सर। मैं मुस्कुराई, फ़ोन रख दिया और मैं स्टीयरिंग पे गाना लगा के बैठ गई सर। आपने बहुत अच्छा करा, कम से कम अच्छा गाना तो सुनने का मौका मिला, अदरवाइज तो भागती दौड़ती जिंदगी में गाना सुनने का मौका ही नहीं मिल पाता है। परंतु सॉल्यूशन है। देखिए मैं अभी जापान गया था, टोक्यो शहर में, दिल्ली से 2.5 गुना बड़ा शहर है, बिल्कुल। पर आप सड़क पे देखेंगे सड़क वहाँ पर खाली पड़ी हुई है। पेरिस गया था, पेरिस के अंदर ऐसा लग रहा था पेरिस शहर सड़क के नीचे, जमीन के नीचे चल रहा है। पूरा कंट्री, पूरा पेरिस शहर मेट्रो से सफ़र करता है। लंदन में आप जाएंगे, वहाँ तमाम ट्यूब बोलते हैं उसे, तमाम ट्यूब पर होंगे। सड़क कार चलाना, कार टैक्सी करना सबसे महंगा माना जाता है। तो कनेक्टिविटी एक इसका निदान है। जिस तरह से मेट्रोज़ का विस्तार है, केवल एक यही रास्ता है। यदि आप दिल्ली में मेट्रो ना आई होती तो मैं फिर बता रहा हूँ कि शायद आप यहाँ तक पहुँच भी ना पाते, हफ्तों तक भी नहीं पहुँच पाते। इसलिए कनेक्टिविटी का जो सवाल है उसका निदान केवल यही है कि पूरे शहर, पूरे कंट्री को मेट्रो से अंडरग्राउंड तरीके से कनेक्ट किया जाए, जिससे कि लोग अपनी गंतव्य स्थान तक जा सकें, आ सकें। तो यही केवल एक रास्ता है। फ्लाइट यहाँ इतना अफोर्डेबल नहीं है कि एक शहर से दूसरे शहर में हर एक आदमी अफोर्ड कर सके। उसके लिए ट्रेन्स हैं, उसके लिए मेट्रोज हैं। केवल एक यही रास्ता है जिसके द्वारा इस समस्याओं को एड्रेस किया जा सकता है। सड़क पर चलना, सड़क को एक्सपेंड करना। अब दिल्ली की आप बात करें, दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है कि सड़क को बढ़ाया जा सके। दिल्ली 6 है, पुरानी दिल्ली है, वहाँ सारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग्स है, ना उनको तोड़ा जा सकता, ना उनको खिसकाया जा सकता। अब जो बस चुके हैं शहर, चाहे गुड़गांव है चाहे नोएडा है, इन शहरों को विस्थापित तो नहीं किया जा सकता। तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रोज हों, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी के लिए, और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको छोड़कर जो नई चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, जिससे कि हम इजीली आ सकें, आपकी समस्या का समाधान हो सके और सरकार उसके बारे में काम कर सके और कर भी रही है, क्योंकि तमाम वो उपाय कोशिश कर रहे हैं। पर पॉपुलेशन इतनी है, हमारा इन्फ्लेक्स इतना है कि उसको चेक करना किसी भी सरकार के लिए, सुनक सरकार छोड़ो, अमेरिका से ट्रंप की सरकार को बुला लो, वो भी इसका समाधान नहीं दे पाएंगे। कह देना आसान है कि होना चाहिए, सरकारें निकम्मी है, ट्रैफिक पुलिस निकम्मी है, हमारा सिस्टम ही खराब है, देश ही खराब है। लोग तो कहते देश ही खराब है, अरे भाई दूसरे अमेरिका के जाके शिफ्ट कर जाओ। तो परेशानियां हैं, परेशानियों का निदान निकलेगा, समय यहाँ पर निकलेगा। काफ़ी चीज़ बदली है। ऐसा तो है नहीं कि पहले जैसे पहले जाम बिल्कुल खुले रहते थे, दिल्ली की सड़कें बिल्कुल, मैं तो 36 साल दिल्ली पुलिस में सेवाएं करी हैं, पहले भी जाम की समस्या थी, बल्कि अब कम हुई है मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर। गुड़गांव की तो पोजीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी की जिस तरह से प्रॉब्लम आती है, बारिश होती है, और ये बड़े शहरों के अंदर होता है, बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर पानी भर जाते हैं। न्यूयॉर्क शहर के अंदर, दुबई शहर डूब गया पानी के अंदर, तो आप कहें कि पानी को रोक दिया जाएगा या हवाओं को रोक
दिया जाएगा, इनको नहीं रोका जा सकता। ये नेचुरल कैलेमिटी है, इनको नहीं रोक सकते। सर, बात हाँ, ये बारिश नहीं को नहीं रोक सकते, पर उसका जो पानी का निकास है उसके लिए जरूर कोई ना कोई समाधान आपने- सरकारों को करना चाहिए। मैं बिल्कुल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके एक्सपर्टीज़ का 36 साल का, हम उस एक्सपीरियंस को ही आज निचोड़ यहाँ पर लेना चाहते हैं। लेकिन सर, बात ये है कि जब कोई घर चलाता है, कोई एक व्यक्ति का कमांड होता है, वैसे किसी एक सरकार का कमांड होता है सर, अल्टीमेटली घर में कुछ इशू होता है तो सबको ही उस एक व्यक्ति की तरफ देखते हैं, क्या करें। मेरी बात आपसे ये है सर, पहले क्या होता था, पीक आवर्स में मत निकलिए, 9 बजे मत निकलिए, आप 11:30 निकलिए। आज सर आप 9 बजे निकलिए, आप 11:30 निकलिए, आप दोपहर में 1:30 बजे निकलिए, सर आप रात को 10 बजे निकलिए, ट्रकों का ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई समय नहीं। तो मेरे को लगता है कि पिछले 2 सालों में ट्रैफिक की सिचुएशन इवन वर्स हुई है, ना कि कुछ बेटर हुआ है। और प्रॉब्लम सर ये है, पहले सर इतनी उम्मीदें ही नहीं थी। मैं बहुत खुलकर ये बात कर रही हूँ, आज से 5-7 साल पहले जब मैं नई नौकरी में आई थी, तब कोई सरकारों पे ऐसी बात ही नहीं होती थी। आम घरों में बस बहुत अंकल होते तो चाय की दुकान में बात कर लेते। अब घर में युवा बच्चे, आजकल हर कोई मोदी सरकार, राहुल गांधी, सब पे चर्चा कर रहा है, अवेयरनेस बढ़ गई है सर। तो क्या है सर, पहले सिर्फ भारत की बात होती थी, अब हम बात कर रहे हैं कि हम ग्लोबल इंडेक्स में, इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु से सिर्फ 10 कदम दूर हैं सर। इस जब विश्व गुरु बन रहे हैं तो कल जब AI का समिट हुआ तो क्यों बैंगलोर से आए जो टेक कंपनी से युवा थे, उनको क्यों पैदल चलना पड़ा। मैं एक उदाहरण दूंगी, आपके पास आऊंगी सर। एक बच्चे से हमने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, बोले पहले तो मैं कुछ और तैयारी कर रहा था, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ पॉलिटिशियन बनने की। मैंने कहा ये कैसी तैयारी होती है। बोले तैयारी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, इसलिए कि अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा तो मेरे को VIP रूट मिल जाएगा। आप सरकाज़म का लिमिट देखिए, तब मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना होगा। मेरा फिर सवाल है कि क्योंकि जब तक अफेक्टेड ही नहीं है वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग मेकिंग है, उनकी तो लाल बत्ती है। आज सरदार पटेल पर ट्रैफिक इसलिए जाम था क्योंकि एक तरफ से VIP रूट था। तो जब तक वो अफेक्ट ही नहीं होंगे, जैसे मैं कहती हूँ सर कई बार कि जब तक पॉलिटिशियंस के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तब तक इनकी दुर्दशा ठीक नहीं होगी। वैसे ही सर उनको भी जब तक जैम में नहीं फंसेंगे, शायद वो दर्द समझ में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से जो VIP कल्चर की बात है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। सबके लिए नॉर्मल रोड होना चाहिए, सब एक ही मेट्रो जैसे यूज़ करता है वैसे यूज़ करना चाहिए। तब उसके बाद फिर उन लोगों को भी समझ में आएगा कि कितना प्रॉब्लम होता है, तब जाकर के ये समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब ये शायद उतनी ही बड़ी आपदा है जितनी बड़ी शायद कोरोना था, मुझे लगता है, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा ही होने वाला है। ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है। और ये मेंटल, इसलिए मैं बोल रही हूँ कोरोना, क्योंकि मेंटली लोगों को ये उतना ही अफेक्ट कर रहा है। लेकिन चलिए, आप ये जो अगला सेगमेंट हम कर रहे हैं उस पर हम समाधान की बात करते हैं। आपसे मैं एक वो समाधान पूछना चाहती हूँ कि लोग टाइम बदल दें निकलने का, ऑल्टरनेट जाएँ, कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम हो, या कोई अपील करें, या एक जन आंदोलन खड़ा हो, क्या किया जाए सर? नहीं, जन आंदोलन इसका उपाय नहीं है। मैं सर की बात से स्टार्ट करूंगा। सर ने एक स्टार्टिंग में बात कही थी, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना, वहाँ से मैं आऊँगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब ट्रैफिक में गाड़ियाँ चलती हैं, अगर किसी को लेफ्ट टर्न लेना है तो राइट लेन से जाके फिर पूरा रोड ब्लॉक तो करके ये लेफ्ट लेते हैं। ट्रैफिक उसका अपना वो कितना एजुकेट है गाड़ी चलाने के लिए रोड पे, तो वो जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की होती है। अगर हमको लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट ही जाए, ना कि राइट से लेफ्ट लें, पूरा ट्रैफिक को उसको स्लो डाउन करें। दूसरी जिम्मेदारी है कि अगर ट्रैफिक रेड है तो बहुत से आजकल देखा है कि जो बाइकर्स होते हैं उनका चालान शायद कैमरे से नहीं होता, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, शायद उनका कैमरे से नहीं होता, तो वो एग्जम्प्ट हैं। वो रेड लाइट में भी रेड लाइट जंप करते हैं। कोई कार खड़ी है तो उसके साथ वो रोड रेस की कंडीशन तक बन जाती है, तो उनको अगर चालान नहीं होता है तो उनका भी चालान किया जाए। और तीसरा, मैं फिर कहूँगा कि दिल्ली शहर हो, चाहे बेंगलोर शहर हो, चाहे मुंबई शहर हो, डेवलपमेंट हमें पूरी कंट्री का करना है। सारे ऑफिसेस दूसरी जगह भी आप नए जो ओपन कर रहे हैं, जो अभी हैं उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नए ओपन कर रहे हैं उनको डिसेंट्रलाइज कीजिए, दूसरी जगह ले जाइए। और बेंगलोर में एक बार इससे भी वर्स्ट कंडीशन आई थी, ऑफिसेस के कुछ टाइम चेंज हुए थे। तो इस तरह से हम ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन सबसे पहला है कि हमें खुद को एजुकेट होना है कि रोड पे हमें ड्राइविंग कैसे करनी है। ठीक है सर। वो सर की बात से मैं 100% एग्री। सर, आप और हमारी पीड़ा एक है, पुलिस और पत्रकार हमेशा गाली ही खाते हैं। तो आप जब उस ड्यूटी में रहते थे तब भी आपके पास ट्रैफिक की समस्याएं आती होंगी, लोग सवाल करते होंगे।
मेरा समझना आपसे ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर चालान इस तरह से हो जाए कि आप अगर लेन ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब क्योंकि क्या होता है कि जब तक कोई प्रेशर ना हो, चालान ना हो, कोई आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, तब तक कोई कुछ नहीं मानता। ड्रिंक एंड ड्राइव तब जाके बंद हुआ, हेलमेट पहनना तब शुरू हुआ जब चालान लगने लगे, भारी चालान। नितिन गडकरी जी ने ये बदलाव किया कि 10,000 रुपये का घर ही आ जाएगा चालान। तो अब पुलिस नहीं भी है तो हम डर के रेड लाइट क्रॉस नहीं मुझे लगता है जैसे इंडिया से बाहर बहुत सारा कंट्री में सीधा अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता है अगर आपके ऊपर चालान होता है। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम इंडिया में भी करना चाहिए कि आपने थोड़ा भी गलती किया और सीधा अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाए। जब तक ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं आएगा तब तक यहाँ पे लोग नहीं सुधरेंगे। आई वुड स्टिल से कि काश टाउन प्लानिंग भी उतनी अच्छी हो, उसके बाद कोई गलत तरीके से चलाए तो उस पर उतना ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो। जैसे सर आईपीसी वाईपीसी लग जाती है वैसे हालात, तो मतलब क्या इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है? देखिए, अभी आपने कल्चर का नाम दिया वीवीआईपी कल्चर। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 के बाद जो लाल बत्ती की गाड़ियां थी इस सरकार ने बंद कर दी है पूरे हिंदुस्तान में। बत्तियां ही हटवा दी हैं। आप देखिए दिल्ली यूपी में जहां हम नोएडा बैठे हुए हैं, हर गांव का प्रधान लाल बत्ती की गाड़ी लगाकर हॉर्न बजाकर निकल रहा था। अब कितना बड़ा चेंज है आपका, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। अच्छा, मैं और बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 78 साल बाद, 78 ईयर्स बाद जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, मंदिर मार्ग थाने में पिछले महीने उसमें पहली FIR हुई है, उसमें गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा। अभी एक और निर्णय लिया गया है कि जो शराब पीकर गाड़ी चलाता है वो पकड़ा जाएगा, उसको फाइन नहीं होगा, उसके खिलाफ FIR होगी, उसकी गाड़ी इम्पाउंड होगी। तो चेंज तो है पर उतना फास्ट नहीं है, क्योंकि आप तमाम चाहें कि एकदम क्रश कर दिया जाए, क्योंकि ये कोर्ट है, कचहरी है, कानून के हिसाब से चलना है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि सबको उठा के एक तराजू में तोल दे। अभी आपने देखा कि एक बच्चे की डेथ हुई, किस तरह से वो एक पिक्चर बना रहे थे, भाई बहन वीडियो बना रहे थे, वो और बच्चे की डेथ हो गई। 13 चालान उसके आ चुके थे। उसके घर वालों को नहीं पता कि चालान, तो जिम्मेदारी घर से और स्कूल से, परिवार से है। अब आप बच्चे को स्कूल में सिखाएंगे नहीं कि ट्रैफिक लॉस क्या है, कैसे चलना है, उसको क्या पता लगेगा? बड़ा हो जाएगा, पैसे वाला होगा, गाड़ी दे देंगे, स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनीज, तमाम तरह की गाड़ी दे देंगे। स्पीड बेतहाशा है, सड़कें हमारे पास है नहीं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो किसी ना किसी को, आप जैसे मेरे जैसे किसी गरीब आदमी को मारेगा, सड़क पर एक्सीडेंट करेगा। तो समस्याएं हैं, उनका समाधान भी निकालने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि समाधान निकालने के लिए कोशिश कोई सरकार या पुलिस नहीं करती है। जो चल रहा है चेंज आया है। मैंने आपको तीन चेंज बता दिए हैं। लाल बत्ती की जो कल्चर थी पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दी गई। अदरवाइज उत्तर प्रदेश जहाँ आप बैठी हुई हैं, लखनऊ में आप जाके देखते हर एक, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, छोटा सा सरपंच होगा, छोटा सा प्रधान होगा, वो अपना लाल बत्ती लगाए हूँ करता जा रहा है। इसी तरह चेंज आया है। अब धीरे धीरे जो चेंजेज आ रहे हैं, जो नया कानून आया है अभी, जो जिसमें फैटल एक्सीडेंट होते थे, भारत सरकार ने 2024 में जो कानून बनाया था उसमें उसको नॉन बेलेबल किया गया था कि बेल ना हो सके उस आदमी की। परंतु तमाम हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने, टैक्सी ओनर्स ने धमकी दे दी सरकार को, रैनसम पर कर लिया कि यदि आप ये कानून लागू करोगे तो हम कल से हड़ताल कर देंगे। एक दिन टैक्सी या ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर जाने का मतलब है ना आपके घर में दूध आएगा, ना पानी, सब्जी, बिजली, कुछ नहीं मिलेगा आपके पास में। तो सरकार को वो होल्ड पर रखना पड़ा है। तो समस्याएं हैं इस देश के अंदर, वो एड्रेस भी की जाती हैं, ऐसा नहीं एड्रेस नहीं होती, परंतु बहुत सारी उसके अलावा भी चीज़ें हैं। कोर्ट है, कचहरी है, समाज का प्रेशर है, गवर्नमेंट को अपनी सरकार अगली बार चुनकर भी आना है। तो सभी की समस्या, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर इंक्लूडेड है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जयपुर गई, जयपुर में अभी तो किसकी सरकार है राजस्थान में, ठीक है, और बिल्कुल मैं मानती हूँ कि लाल बत्ती कल्चर हटा है। लेकिन क्या हुआ कि मैं एक सड़क से निकल रही थी, सिविल लाइंस के आसपास की सड़क है वो, तो मुझे कहा गया कि यहाँ पर थोड़ा मैडम 15 मिनट का जाम है, दिखा रहा है, ठीक है। 15 मिनट निकल गए, अभी भी जाम है। तो मैंने कहा भाई जाम किस बात का? बोलो कुछ नहीं, यहाँ पर एक कार्यक्रम है, 3 विधायक साहब आए, विधायक साहब, मंत्री नहीं बात करी मैं। तो मैंने कहा तो ठीक है, किस बात का जाम है? बोले 3 विधायक की 15 गाड़ियां हैं, एक विधायक के 5 काफिला सर, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, बीच में उनकी 3 विधायक से वहां पर 25 मिनट का जाम था। अब जाहिर तौर पे इसमें सरकार ने तो कहा नहीं था कि आप जाइए और 25-15 गाड़ियां लेकर जाइए, लेकिन कल्चर अभी पूरी तरह मिटा नहीं है वो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये समझना चाहती हूँ, आपसे तो मैं वो डेटा समझना चाहती हूँ कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है। वैसे तो जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं हर सर्दियों में, तो हमने ये देखा है कि जो इंडस्ट्रियल जो सल्फर निकलता है, तमाम चीज़ें हैं, मैं आपसे चर्चा भी कर चुकी हूँ, उससे ज़्यादा पोल्यूशन ख़राब है रादर देन गाड़ियों से। लेकिन होता क्या है कि केजरीवाल साहब को ये लगता है कि अरे मैं तो AC बस लगा दूंगा
और पोल्यूशन निकल जाएगा। उनका एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है जब वो सीएम थे कि ये एसी बसों की वजह से अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शानदार होगा तो पोल्यूशन ट्रैफिक नहीं होगा, नहीं सुलझा पाए तो उन्होंने ऑड एंड इवन लगा दिया। परेशानी पब्लिक को है। अभी भी कुछ होता है कि ग्रैप लग गया, ग्रैप 2 लग गया, ग्रैप 3 लग गया, अल्टीमेटली परेशानी पब्लिक को है। या तो आप मेट्रो या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सिक्योर, सेफ और अच्छा करें कि लोग आने जगह। मुझसे आप कहेंगे मैं मेट्रो चूज करूंगी, पर मेट्रो 18 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, कैसे जाऊंगी सर? तो सवाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या कोई डेटा है कि इस पोल्यूशन से लोग कितना अफेक्ट हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली? कि पोल्यूशन जिस लेवल का है मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ही इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, इस ट्रैफिक की वजह से। और पोल्यूशन का मुझे लगता है कि मेन कारण जो यहाँ पे है, जैसे आप रोड देखेंगे और रोड और जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है उसके बीच में काफ़ी मिट्टी भरा हुआ होता है। रोड पे इतना डस्ट होता है कि वो भी पोल्यूशन का एक कारण होता है। डाटा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई अफेक्टेड है इस पोल्यूशन से, ठीक है। तो पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए रोड और उसके बीच में जो पेवमेंट वगैरह है उसके बीच में जो मिट्टी रहता है उसको भी कवर करना उतना इंपॉर्टेंट है। साथ में जो प्लांटेशंस कर रहे हैं वो करना चाहिए, उससे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक में आप 4 घंटे रहते हो, ठीक है, तो उससे हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन में पेशेंट देखता हूँ, लो बैक एक नेक पेन लेकर के बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो मैं तो इसकी वजह से पेशेंट्स को बोलता भी हूँ। सर मैं शो के बाद आपसे पूछूंगी, मेरा नेक पेन है ड्राइविंग की वजह से। हाँ, क्योंकि आप कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर इतना दूर है या तो घर चेंज कर लो या जॉब चेंज कर लो आप, क्योंकि मैं एवरी ओपीडी में देखता हूँ कोई ना कोई पेशेंट इस टाइप से आते हैं जो ट्रैफिक से काफ़ी परेशान रहते हैं और चलते हैं। दूसरा चीज़, हम जब ट्रैफिक में हम चलते हैं तो एक चीज़ देखा होगा आपने कि मैक्सिमम लोग कुछ जो हमसे आगे होते हैं मोबाइल यूज़ करते रहता है वो, ठीक है, और पीछे वाले को आगे नहीं जाने देते, उसके वजह से भी वो ट्रैफिक जाम होता है। मैंने फेस किया है। अब इसमें यह है कि कोई 4 घंटे तक किसी से बात ना करे, ये संभव नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। और आप जैसे कि मैक्सिमम हाई स्पीड लेन में हमको जाना है, ठीक है, अब उस लेन में जा करके वो मोबाइल चला रहे हैं, आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मोबाइल जो कर रहे हैं उसके लिए क्या कानून आएगा? हाँ बिल्कुल, आप राइट है उसमें, आप राइट नहीं ले सकते, लेफ्ट नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। ट्रैफिक का कानून में प्रोविजन है, उसका वायलेशन है ट्रैफिक लॉस की, उसका चालान होता है, हो सकता है और होना चाहिए। परंतु ये आपका माइंड डाइवर्ट तो हो ही जाता है। इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे टाइम में ईयरफोन का इस्तेमाल करूं। इसके वजह से भी हमारा सर ट्रैफिक स्लो होता है और हम बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सब अपनी अपनी आमदनी अपने अपने तरीके से, लेकिन ये ई रिक्शास की मनमानी, ई रिक्शास का ट्रैफिक सेंस, और जहां मन करे वहां से सवारी उठा ली, वहां से सवारी उतार दी, इनका क्या करेंगे सर रुपेंद्र सर? इनका आज आप तीनों मुझे समाधान देके जाएंगे, वरना मैं जाने ही नहीं दूंगी आपको। इनको मेरे ख्याल से एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेट से पहले एजुकेट नहीं होता सर, या तो दंड हो। हाँ, तो लेकिन सर बोल रहे हैं ना कि वही इनके लिए कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई रेगुलेशन लाया जाए। इनका भी रजिस्ट्रेशन हो कि कितने जो रिक्शाज हैं वो चल रहे हैं, उनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है नहीं है, कल को एक्सीडेंट करके चले जाएं, कोई और बड़ा क्राइम करके चले जाएं, तो पुलिस के लिए और सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो वक्त आ गया है कि जितने भी इस तरह की सड़क पर कोई भी व्हीकल जा रहा है वो प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन के तहत चले, अननेसरी कोई ट्रैफिक के ऊपर आए ना, रोड के ऊपर आए ना, जिससे कि उसके खिलाफ कभी एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ एक्शन हो सके। तो ई रिक्शास का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहले रिक्शाओं तक के रजिस्ट्रेशन होते, जो आप देखते थे रिक्शा पहले वो बाकायदा एमसीडी या जो भी सिविक एजेंसी जो वो रजिस्ट्रेशन करती थी उसके पीछे नंबर लिखा होता था। अब वो सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो गया है, तो उस सिस्टम को दोबारा ई रिक्शा पर लागू किया जा सकता है। लेकिन सर ये कब तक लागू होगा? मतलब अब ये तो गवर्नमेंट की, क्योंकि आप ई रिक्शा बीच में चलाते रहते हैं, रोड पे राइट ना एक्सपर्ट की राय ली जा रही है, ना पीड़ितों की ली जा रही है, ना सुनवाई है। क्योंकि अगर ये सब होता तो शायद भले ही हम एक स्टेप एवरीडे चलें, हम एज अ कंट्री, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उस सिटीजन्स के लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि हमें बस वो तारीख दे दीजिए कि इस तारीख से आपको समाधान मिलेगा। आप चाहे 10 साल बाद की तारीख दीजिए, हमें 2047 में विकसित भारत मिलेगा, इस बात का कहीं ना कहीं दे दिया गवर्नमेंट ने, दे दिया 2047 के लिए आप इंतजार कीजिए। तो सर मेरे को तो लग रहा है इस जन्म में मैं ट्रैफिक फ्री नहीं चला पाऊंगी। तब इसमें मैं एक चीज़ आपके ट्रैफिक से कुछ आज मुझे अभी एकदम से याद आ गया। दिल्ली में समस्या रोड की तो है ही, साथ जो सर्विस लेन है, यहाँ पे आप सिविक सेंस देखिए। सर्विस लेन क्या है कि आप रॉन्ग साइड, अगर आप अपने घर से निकले, आपका सर्विस लेन है, आपको मेन रोड पे ना जाके सर्विस लेन से आप साइड से निकल सकते हैं। लेकिन आज के डेट में आप कहीं भी देखिए सर्विस लेन पार्किंग हो गई है,
और फुटपाथ पे रेडी लगने लगी है। तो बिल्कुल। पैदल चलने वाला भी मेन रोड पे है और बिल्कुल। सर्विस लेन से जो गाड़ी निकल सकती थी वो भी मेन रोड पे है। अब चूंकि जैसे सर ने बताया कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होगा, लेकिन उसका जो जहाँ से उसको जाना था वो तो पार्किंग हो गई। तो इस चीज़ पे भी दिल्ली पुलिस, Very, दिल्ली very valid सरकार को point, ये sir. चीज़ ध्यान देना चाहिए कि उसकी गलती क्या है कि वो रॉन्ग साइड से जा रहा है उसकी, क्योंकि उसका सर्विस लेन पे तो कोई पार्किंग करके खड़ा करके चला गया है। मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ, सर्विस लेन यूज नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पार्किंग है। और एक दिन खाली थी तो एक कार वाला आके मेरे से लिटरली झगड़ा करने लगा कि आप यहाँ से क्यों आते हैं, पार्किंग रूट है। सर तो मैंने यूएस उसको फोटो खींच के वसंत कुंज थाने में दिया कि ये सर्विस लेन है, आप इसको हटवाइए। तो अभी मैंने एक जगह दिया तो थोड़ा सा खुला, लेकिन वो चूंकि वहाँ से बसंत कुंज थाना 100 मीटर पे है, वो भी तो ये चीज़ कर सकते थे। सर पेडेस्ट्रियन की इज्जत सर रखो। मैं यूएस में थी तो मुझे रेड लाइट पे देखती थी, 1 मिनट पेडेस्ट्रियन को जाने के लिए रेड लाइट होती थी, 1 मिनट आपको देखना देना ही, और आपके जाने का समय केवल 50 सेकंड सर, उससे भी कम। तो वहाँ तो या तो फिर ऐसा हो, कई बार ऐसा लगता है कि ब्रेक लगाना पड़ेगा, पेडेस्ट्रियन तो निकल गया, उसको है कि आप देखो, आप जानो, और मेरे को कुछ हो गया तो भी आप जानोगे। तो एक ये एक सर मैं आपसे आज एक शर्त भी लगाना चाहती हूँ। आप कई बार सरकारों के बात कर रहे हैं, गुड़गांव बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्कुल सर, मतलब वहाँ पता एक बात अच्छी ये है कि पूरी देश का 9वें नंबर पर इनकम टैक्स, 50 लाख करोड़ का इनकम टैक्स, कितना, मैं सॉरी आंकड़े में कुछ कंफ्यूजन है, इतना इनकम टैक्स गुड़गांव पे करता है सर। उसके बावजूद भी सर 4 साल से तो मैं हर सितंबर में सड़क पे हूँ, और मैं इस बार की भी गारंटी दे सकती हूँ सर कि इस बार भी एक रात ऐसी होगी जब पूरा गांव पानी में डूबा हुआ होगा, स्टैंड स्टिल होगा पूरा गुड़गांव, जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं इन इंग्लिश सर। देखिए सर, शर्त लगा रही हूँ मैं, कुछ नहीं बदलेगा इस 1 साल में, कुछ भी नहीं। यदि पूरा देश एक ही शहर में आकर बसना चाहे कि भाई यहाँ सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो जैम तो होना ही होना है। अब सब गुड़गांव गोल्फ कोर्स पे 200 करोड़ के फ्लैट में रहना चाहेंगे तो वहाँ ये दुर्दशा तो होनी है। उसका रास्ता, अब आप यहाँ पर आप जॉब करने आती हैं, अभी सजेशन ये है कि भाई आप नौकरी छोड़ दूं मैं सर। वर्क प्लेस है उसके नजदीक अपनी रेजिडेंस करें, शिफ्ट करें, या ये आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, पर यदि सभी लोग इस चीज़ को एड्रेस करें तो बहुत हद तक निकल सकती हैं समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि वर्क प्लेस और जहाँ पर आप रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप चाइना का एग्जाम्पल देते हैं, चाइना में जब भी कोई कॉलोनी शहर बसाई जाती है तो कोशिश की जाती है कि उसके आसपास ही रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, जेल, तमाम जितने भी संस्थान हैं उसी के आसपास हों, उनको ना पैदल चलना है कुछ चलना है। पर हम तो आप गुड़गांव की बात करते हैं, आप ग्रेटर नोएडा देखिए, बेटर तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी रोड्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि ये जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी था आर्किटेक्ट्स ने बसा दिया। तो आने वाले समय में जो दूसरे नए शहर डेवलप हो रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ। वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे दुबई की ही बात करें आप, लेकिन वहाँ इतना मूविंग ट्रैफिक है, सब कुछ है, बिल्कुल वहाँ पे फिर लोग ट्रैफिक सेंस है, तो वो ट्रैफिक सेंस लाना सर जरूरी चीज है ना इससे। और डर भी है सर वहाँ, डर है, जबरदस्त बिल्कुल डर डर है। तो जब तक सर इंडिया में डर नहीं आएगा ना लोगों को, और कंप्लीट मतलब फाइन अच्छा से नहीं लगेगा, तब तक यहाँ लोग नहीं सुधरेंगे। सर शायद लोग कोरोना में इंडिया से बाहर सुधरे हुए हैं कि वहाँ फाइन लगता है और उसके वजह से सब सुधरे। सर कोरोना में मैं दुबई गई, 13 चालान आए, एक भी चालान पे नहीं करा और मार उड़ दिया एक बच्चा उन्होंने। तो यहाँ तो आवा का आवा ही खराब है, पूरा जब सिस्टम ही हमारा खराब है, अब तो सर आप ये किसको दोष देंगे? ये सर कैसे सुधरेगा इस चीज के लिए? अच्छा सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, डिबेट के बाद जो डिबेट के बाद शायद कुछ सुधरेगा। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, गाड़ियाँ लोगों को खरीदने बैन लगा दिया जाए गाड़ी का, वो एक अलग इशू हो जाएगा इंडस्ट्री उद्योग का। लेकिन सर आप मुझे शर्त लगा रहे हैं ना, आप मतलब मैं जीतूंगी इसलिए कह रही हूँ कि गुड़गांव में ट्रैफिक जैम होगा इस सर्द बारिश में। बता देता हूँ, सिंगापुर के शहर के अंदर आप कार नहीं खरीद सकते हैं, आपको प्लेट खरीदनी होती है और इतनी महंगी प्लेट आती है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। या कोई भी आदमी जाता है बैंक से जाके 20% पैसा दिया धड़ाक से गाड़ी, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। दुबई की जिस तरह की बात करते हैं, दुबई में आज तक किसी भी इंडियन को सिटीजनशिप नहीं मिली है। सिंगापुर में सिटीजनशिप, बड़े बड़े लोग हैं उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती, कार खरीदना तो दूर की बात है। वहाँ पर दुबई के अंदर जहाँ की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वहाँ आम आदमी कार नहीं खरीद सकता। आप सोचो, आप जाके चाहे करोड़पति हैं, आप जाके वहाँ कार खरीद लो, नहीं खरीद पाओगे। सिंगापुर लेकिन सर मैं बात कर रहा हूँ कि भीड़ होती है वहाँ पे, ट्रैफिक भीड़ उतना होती ही है, है, लेकिन वो ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक सर बड़ा है। मेरे ख्याल से 3 चीज है वहाँ पे, एक पेडिस्ट्रियंस वे अलग रहता है, साइकिल्स का वे एक अलग है,
हैवी मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल्स अलग है। मॉडर्न बसा हुआ तो सर शहर अपना है, अपना रिच शहर है, पैसे वालों का शहर नहीं सर, है। अपना- आप दुबई मिडिल ईस्ट, तेल का पैसा उनके अपना पास सर में, ग्रेटर नोएडा यहाँ एक्सप्रेस- किसान का पैसा, यहाँ पर बड़ी मेहनत से नहीं, हम कमाया बात जाता है। कर रहे हैं विश्व ग्रेटर नोएडा गुरु बनने जा रहे हैं सर हम, नहीं, वहाँ विश्व पर- गुरु बनने जा रहे हैं नहीं, सर वो सारी क्या? बात मैं ठीक एक सर सिंपल बात बोल रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है अपना, नोएडा ग्रेटर नोएडा मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब जब उस पे सारा सुविधा दिया है गवर्नमेंट ने हैवी व्हीकल्स के लिए मतलब और स्पीड्स के लिए, तो वहाँ पे सर क्यों नहीं इस चीज का अमल किया जाता है? अब उसमें भी वहाँ पे problem साइकिल है। भी क्यों चलता है, ऑटो भी क्यों चलता है, बाइक उसमें भी क्यों प्रॉब्लम चलता है? इसलिए तो यही तो मैं कह रहा हूँ, लोगों को खुद सेंस नहीं है। खुद नहीं अब सर, इसके जो लिए मैं- हाईवेज के अंदर जो एक सड़क दी जाती है वो केवल एम्बुलेंस के लिए और फायर ब्रिगेड पुलिस के लिए होती है। अब देखें उस पर ट्रैफिक चला रहे बस वाले सर कहीं पे रोक देते हैं। एक बहुत important- है, कहाँ गाड़ी जहाँ सर हमारा जहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको स्कूल में सिखाया वहाँ नहीं, पे तो उनको सर कुछ- बताया नहीं, उनको पढ़ाया सर, उसको नहीं, फाइन क्यों करिए ना। चलना कहाँ है अच्छा वहाँ सर, पे? एक गाड़ी खरीदने पे बात है। पहला आपने ये कहा है कि 10 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कर दीजिए। क्यों सर? हमारे तो घर का सोफा 10-12 साल से चल रहा है, कई बार फ्रिज 12-13 साल चल जाता है, बेड तो सर मम्मी के ज़माने के बेड घर पे हैं। तो हम गाड़ियों के लिए आज ये माइंडसेट नहीं है कि 10 साल में बदल देंगे, पहली चीज़। दूसरा, या तो फिर सरकार कहे कि अगले 5 साल को गाड़ी नहीं होगी, फिर आप वो गाड़ी के उद्योग का क्या करें, वो आपका लुकआउट है। सरकार है, आप इलेक्ट होके आए, जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये सर, इंस्टाग्राम पे खोलें आप तो सर पता है आधी रील ऐसे आती है, 1 more टॉय एडेड टू द फ्लीट। घर में 6 गाड़ियां थी, एक और टॉय, सर गाड़ी नहीं है, टॉय एडेड टू खिलौना द है फ्लीट। उनके लिए, सर बिल्कुल, बिल्कुल। सर कैसे मतलब? नहीं, रील से पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा सर की बात से। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, कोई भी एक्सप्रेसवे हो, उस पर चालान स्पीड का है, कैमरे लगे हैं, लेकिन उस पर चालान अगर फास्ट लेन में ट्रक चल रहा है उस पर कैमरे लगे होने के बावजूद उसका क्यों नहीं है? कोई हैवी व्हीकल चल रहा है उसका क्यों नहीं है? अभी लास्ट विंटर्स में जो 10 या 11 बसें जलीं वो इसी वजह से जलीं क्योंकि जो छोटे व्हीकल हैं उनको लेफ़्ट राइट, क्योंकि वो जो फास्ट लेन है उसमें बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं जिनकी स्पीड लिमिट 80 या 100 है, तो जो छोटे व्हीकल हैं उनको लेफ़्ट राइट इस तरह से, और कोहरा एकदम से एक पैचेज में आता है, तो एक्सीडेंट का रीज़न वो जो बड़े व्हीकल हैं वो थे और उन पर अभी तक चालान नहीं है, जबकि कैमरे लगे हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम है। दूसरा, सर ने कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आप ले लीजिए, उस पर साइकिल वाला भी मेन रोड पे चलता है, पैदल क्यों? क्योंकि जो साइकिल का जो पाथ है उस पर मार्केट लगवा दिया है गवर्नमेंट ने, या वहाँ की जो लोकल वहाँ की कहना चाहिए पार्षद वगैरह हैं, और जो फुटपाथ है उस पर भी रेडी लगवा दी है उन्होंने, उससे भी पैसा जनरेट करते हैं, तो जाएंगे कहाँ? लोग तो मेन रोड पर ही आएंगे ना। हमारे पास सिस्टम है लेकिन उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता। उसके बाद दिल्ली में आइए, दिल्ली में सर्विस लेन पे आपकी पार्किंग है, तो जिसको दूसरे साइड जाना है उसी साइड से निकलना है तो उसको रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, तो उस पर फिर चालान है। बिल्कुल है तो सर। आप प्रॉब्लम वेस्ट दिल्ली चले जाएंगे होने के बावजूद पतली भी पतली गलियों में निकलने का रास्ता नहीं है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक घर के नीचे 6 गाड़ियां। सर एक चीज आप मुझे ये समझाइए कि गाड़ी खरीदे नहीं खरीदे जो भी बात है, इसमें एक चीज़ ऐड करनी थी पॉलिसी पे। सरकार खुद कहती है कि आप गाड़ी खरीदो। पहला ऑड इवन पिछली गवर्नमेंट ने लगाया, उसमें क्या हुआ? आपने इंक्रीज किया, लोगों को मोटिवेट किया कि आप 2 गाड़ी रखो, एक ऑड नंबर की रखो, एक इवन नंबर की रखो। फिर आया नहीं ये है, फिर आया हम 10 साल की गाड़ी स्क्रैप करेंगे और ग्रैप लगाएंगे। ग्रैप में क्या है? जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है? पॉल्यूशन हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें भी, और ये प्रॉपर डेटा है पूरा सब, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। SDG फिल्टर इंस्टॉल ना होने की वजह से 60 to 70% PM2.5 उन थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है, जिसको कि गवर्नमेंट ने 2012 से बोला है कि आप इसको लगाइए, हर साल 2-2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। अच्छा, और ये नहीं लगा रहे हैं। और हम कहाँ आते हैं? ग्रैप 3 ग्रैप 4, हम BS6 आपको चाहिए तो जिसके पास पैसा है वो EV खरीदना है सर। आप EV खरीदिए। अब पहले तो क्या होता पॉलिसी था? खुद आपको बोल रही है कि आप गाड़ी खरीदिए। पहले मुझे लगता है कि आप दुबई जाएंगे वहाँ पे एक भी ईवी गाड़ी नहीं है, ठीक है, वहाँ सब अभी डीजल और ईवी और एक ईवी गाड़ी पोल्यूशन में नहीं। और एक यहाँ ईवी पे गाड़ी वहाँ और पे। एक ईवी गाड़ी 3 हाइब्रिड गाड़ी से ज़्यादा पोल्यूशन आपको हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो क्रिएट करती है बनने से लेके चलने तक में। इसका डेटा है सर? डेटा है, और ये टोयोटा कंपनी से लेके पूरे वर्ल्ड ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, लेकिन हमारे डेटा जरूर मैं सर हम लोग देखते और नहीं हैं। सरकार के नुमाइंदों से पूछूंगी। लेकिन सर एक बात बताइए, पहले क्या होता था? गर्मियों में गर्मियाँ आती थी, सर्दियों में सर्दियाँ आती थी, बारिश के मौसम बारिश, वैसे ही। और अब कभी भी कुछ भी हो जाता है। वैसे ही सर मैं ये देखती हूँ कि कावड़ आएंगे, ट्रैफिक आएगा, कावड़ के दौरान भी आप कावड़ों को कुछ नहीं कह सकते सर, ये मेरे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। लेकिन सर अगर आपने उनके आगे से निकाल ली गाड़ी
तो सर आपकी गाड़ी का कांच फूटेगा। वो तो महिला होने के नाते शायद थोड़ा सम्मान मुझे मिल जाता होगा, वरना कोई और आदमी अगर कावड़ के बीच से निकाल दे गाड़ी तो सर उनका कांच टूटेगा, सड़क पे डांस होगा। उन पे उत्तर प्रदेश सरकार तो और वो कर देती है, दूसरी सरकारें और। दूसरी बात है सर, कभी वो है, कभी एआई समिट है, कभी कोई विदेश से कोई काफिला आ रहे हैं पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स, तब ट्रैफिक है। सर अब कोई ऐसा महीना ही नहीं बचा जब कहें कि इस बार ट्रैफिक नहीं मिलेगा। स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी, सोचते थे ट्रैफिक नहीं होगा, नहीं, कोई फर्क नहीं होता सर, कोई बदलाव नहीं होता। तो सर अब बारिश आ रही है तो डर लगेगा, सर्दियां हैं, पोल्यूशन है तो डर लगेगा, हर बार ट्रैफिक है सर। हाँ बिल्कुल, समस्याएं बहुत हैं और सोल्यूशन भी बहुत सारे हैं, पर सर मुझे तो आप 5 सोल्यूशन लाइन हाथों पे गिन के बता दीजिए। मैं अपने दर्शकों से कहूंगी आप प्लीज फॉलो करें। आज से कोई भी गाड़ी सड़क पर पार्क नहीं करेगा। अपने कार, आपके पास पार्किंग है तो आप कार खरीदिए। आप विदेशों में आप कंपेयर कर रहे हैं, अमेरिका से कंपेयर कर रही थी अभी आप, वहाँ पर यदि आपका पार्किंग नहीं है तो आप कार नहीं खरीद सकते। सिंगापुर, दुबई जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ पर आप कार नहीं खरीद सकते। यहाँ पार्किंग है नहीं, वहाँ पार्किंग है नहीं। आप घर में 6 गाड़ियाँ, सब कहाँ जाएंगी वो? ठीक है, कहाँ जाएंगी? सॉल्यूशन आपके पास आ गया। अब आप सर्वे कराइए कि आप कार खरीदना चाहते हैं और पार्किंग दिखाइए कि यहाँ मेरे घर के नीचे पार्किंग है, आपको कार की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका चालान आप आता है, आप 13 चालान हो गए जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं। अभी स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक्सीडेंट में, आपको बेफिक्र है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। अब यदि पेनल्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाए कि जी गरीब लोग हैं, हम मर जाएंगे, 50,000 रुपये पेनल्टी कैसे देंगे? यहाँ तो बहुत रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। समस्याएं कह देना हम लोग टीवी पर बोल देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर देंगे यहाँ बैठकर, पर यदि उस पर मंथन करा जाए तो बहुत मुश्किल है। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसको नॉन अवेलेबल बनाया गया था, परंतु तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि जी हमारे ड्राइवर्स तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सब जेल में ही चले जाएंगे, हम रोटी कैसे खाएंगे? तो यहाँ समस्याएं हैं, उसका सोल्यूशन है, टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपने पूछी 5 समस्याएं, मैं आपको 50 समाधान उसके बता सकता हूँ। 5 तो बता दीजिए। हाँ 5 मैंने आपको बताया कि गाड़ियां नहीं खरीदनी अगर पार्किंग नहीं है तो, रॉन्ग साइड आप नहीं चला सकते, शराब पीकर गाड़ी आप नहीं चला सकते, आप ट्रैफिक लॉस का पालन करेंगे। जो आप लाइसेंस देते हैं, जब खरीदते हैं, खरीदा जाता है लाइसेंस, कोई ड्राइविंग की स्किल नहीं होती। वहाँ आप यूपी में जाओ भी, नोएडा अथॉरिटी में 5,000 रुपये खर्च करो, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप लाइसेंस 5,000 रुपये देकर लाइसेंस बनवा लाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति, तो आप समझिए कि वो 5,000 रुपये का लाइसेंस, जिसने कभी ट्रैक्टर भी नहीं चलाया होगा या मर्सिडीज चलाएगा, वो लोगों को मारने के लिए लाइसेंस ले रहा है, लाइसेंस टू किल ले रहा है, वो चलाने के लिए नहीं ले रहा है। इसलिए समाधान बहुत सारे, मैं आपको 50 बताऊंगा, आप 5 पूछ रही हैं, मैं 50 बताऊंगा, परंतु उनका निदान भी तो हो। अब आप देखिए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, आपने किसी स्कूल में जाके ट्रेनिंग करी है? मैंने करी है, मैंने ट्रेनिंग करी है। मैंने भी कर ली, बाई चांस पापा ने करा दी, पर ज्यादातर नहीं करते हैं। कोई नहीं करता है। 2% भी आदमी ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जाते हैं। मैं यूनाइटेड नेशन साइप्रस एक कंट्री है, उसमें रहा हूँ। यदि आपको वहाँ ड्राइविंग नहीं आती है तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। वहाँ बाकायदा ड्राइविंग का टेस्ट होता है। यदि गलती से आपने उतरते टाइम हैंड ब्रेक नहीं लगाया तो आप फेल हैं, आप वहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे, वापस इंडिया भेज दिया जाएगा आपको। यहाँ हालत इस तरह की है। तो जहाँ पर समाधान बहुत हैं, पर कोशिश भी की जा रही है, समस्या को समाधान भी निकल रहा है, टाइम लगेगा। रैप करूंगी, आखिरी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जब घर के अंदर घुसते हैं तो आपके जो मेन गेट से लेकर अगर किचन तक या बेडरूम तक, बीच फ्लोर पर एक ग्लास रख दिया जाए, फिर एक चम्मच रख दी जाए, एक स्टूल रख दिया जाए, एक कुशन रख दिया जाए, तो आप चिल्ला के बोलेंगे अरे भाई हटाइए। वही हालत है सर। इस पूरे सिस्टम को ठीक कीजिए सर। जहाँ कट होना चाहिए वहाँ कट हो, जहाँ यू टर्न होना चाहिए वहाँ यू टर्न हो, जहाँ पर अंडर पास होना चाहिए वहाँ अंडर पास हो। कैसे होगा सर ये? इस पर तो पूरा इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। प्रॉपर एक्सपर्ट प्लानर की ज़रूरत है। आप किसी भी पार्षद को कह दीजिए कि हो क्या रहा है, आपने किसी एक पार्षद को बुलाया, तुम्हारे यहाँ ये समस्या बताओ, वो आके मैप बना दिया। उस पार्षद को नहीं पता ना कि वहाँ के लिए प्रॉपर आपके पास डिपार्टमेंट है, अर्बन प्लानर, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? ठीक है, अब आखिरी कमेंट सर। देखिए मेरे ख्याल से पेडेस्ट्रियंस के अलग भी होना चाहिए और प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होना चाहिए, और फाइन मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट होना चाहिए इंडिया में, चाहे उसके अकाउंट से निकले कुछ निकले, तभी लोग यहाँ सुधरेंगे, ना तो नहीं सुधरेंगे। चाहे वो ये कहना गरीब है, ये है, वो सब कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होता है, हमारा जान भी जाता है, उस वक्त गरीब कोई नहीं देखता है कहाँ क्या होता है नहीं होता। स्ट्रिक्ट रूल मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है इंडिया में होना, सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत जरूरी है वो। उसके साथ साथ वो फैसिलिटी भी पहले दें, उसके बाद इतना स्ट्रिक्ट रूल लगा दें कि आपको हमने फैसिलिटी दी, आपने क्यों रूल नहीं फॉलो किया, आपके ऊपर इम्पोज होगा ही होगा, आप चाहे जो कोई भी हो। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि जीवन आपका तो जिम्मेदारी भी आपकी। इस चर्चा में हमने सरकार पर हर संभव सवाल उठाए, सिस्टम पर, पॉलिसी पर, प्लानिंग पर,
लेकिन उन बातों में सवाल उठे आप पर भी, हम पर भी। ये एक ऐसी बात है जैसे स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। अगर आप सड़कों पर वो स्वर्ग देखना चाहते हैं कि आप 40 से कम स्पीड नहीं कर रहे, इतना अच्छा सिस्टम है, तो उसके लिए आपको, हमको बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को करना होगा। अब जाहिर तौर पे जब मैं ये कह रही हूँ तो आप कहेंगे कि मैं क्यों और वो क्यों नहीं, लेकिन उस मैं से ही शुरू करना होगा। और उस मैं में मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं शुरुआत करूँगी, क्योंकि मैं गुड़गांव से नोएडा तक आती हूँ। कॉन्शियस जिम्मेदारी लेनी होगी। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह है। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, एक हाथ सरकार तो दूसरा हाथ आपका होगा। इसलिए कोशिश करें कि ज़रूरत नहीं हो तो गाड़ी नहीं खरीदी जाए। कोशिश करें, यह आसान नहीं है, पर हो सके तो पूल इन करके एक गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सके, या सड़क पर गाड़ी ना खड़ी की जाए। कोशिश करें तो शायद कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अंततः इसको कोई सफ़र कर रहा है तो वो आप हैं और हम हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि ये एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, इसलिए मैं सरकार से एक दरख्वास्त करूँगी। ये मेरी पर्सनल राय है, आप माने तो अच्छा, नहीं माने तो जाहिर तौर पे एक ना एक दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। मैंने कोरोना का जिक्र किया था, तब आपने लॉकडाउन लगा दिया था। वो इस तरह की चीज़ थी जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते थे। आज ट्रैफिक की सिचुएशन, जहां हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर, देश की राजधानी दिल्ली की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इसको उसी इमरजेंसी से लेना होगा। चाहे ज़रूरत पड़े तो वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी किया जाए, ज़रूरत पड़े तो आपको इमरजेंसी की तरह लॉकडाउन लगाना पड़े, जिससे कि आप पब्लिक को प्लानिंग कर सके, अर्बन प्लानिंग, चीज़ों को रात भर तोड़कर ठीक किया जाए। इसके लिए 3 महीने 4 महीने लिए जाएं। लेकिन दरख्वास्त यही है कि ट्रैफिक की समस्या को सब मिलकर, सिस्टम, सरकार और आप और हम मिलकर सुधारें। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।